मिडिल ईस्ट में तनाव दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है और अब ये राष्ट्रपति ट्रंप और ईरान के आर पार के तेवरों में उलझा हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को नई धमकी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो ईरान के सारे बिजली प्लांट्स, तेल के कुएं और खाड़ी द्वीप को बर्बाद कर देंगे। हालांकि दावा जो है वो हकीकत साबित हो रहा है क्या, लेकिन अभी तक की तस्वीर कैसी है, बातचीत जो हो रही है, उन्होंने इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि उनकी बातचीत किससे हो रही है, लेकिन इतना जरूर कह दिया है कि सही लोगों से वार्ता कर रहे हैं। इसके बाद विदेशी मीडिया ने यह बताया कि ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबफ ही वो शख्स है जिनसे वॉशिंगटन बातचीत में है। ऐसे में सवाल उठता है कि अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत के बाद ईरान को असल में कौन चला रखा है। ट्रंप के लिए वेनेजुएला ऐसा मॉडल बन गया था जिसके प्रमुख को हटाते ही सारी व्यवस्था धराशायी हो गई थी। अब चलिए वो हायरार्किकल एक ट्री आपको दिखाते हैं ईरान की, जिसमें किसको कैसे एलिमिनेट किया गया और अभी जो कहा जाए लीडरशिप संभाल रहे हैं, आईआरजीसी को कंट्रोल कर रहे हैं, वो मुख्य तस्वीर कौन सी है, वो कौन कौन सी इस वक्त तस्वीर है। सबसे पहले बात करते हैं अयातुल्लाह अली खामेनी की, सुप्रीम लीडर जिन्हें सबसे पहले एलिमिनेट किया गया अमेरिका इजरायली हमले में, जो कि सबसे पहला हमला था, उसी दौरान एलिमिनेट कर दिया गया। दूसरी तस्वीर मोस्तफा खामेनी को लेकर, जो अभी सुप्रीम लीडर है, जिन्हें कहा जा रहा है मारे गए हैं, लेकिन अलग अलग दावे, अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। ईरानी अलग दावे कर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से अलग दावे। मोस्तफा खामेनी के नाम के लीडर औपचारिक रूप से जब ये घोषणा की गई, ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनी, ये पद अब भी ईरान की सबसे ताकतवर पद है और इस पद पर आसीन व्यक्ति सेना, न्यायपालिका और अहम संस्थाओं पर अधिकार रखता है। लेकिन मोस्तफा की पकड़ कमजोर दिखती नजर आ रही है, क्योंकि वो सार्वजनिक रूप से पब्लिक डोमेन में नजर ही नहीं आ रहे हैं और यह भी बात की जा रही है कि उन्हें घायल कर दिया गया है। उनके ऊपर जो हमला हुआ उसमें वो बुरी तरीके से घायल हुए। शासन करने या कूटनीति का उन्हें कम अनुभव है और इसकी वजह से मोस्तफा के लिए इस कठिन समय में महत्वपूर्ण फैसले लेना मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन चलिए अब जल्दी से अब आपको वो तस्वीरें दिखा देते हैं जिसमें किस तरीके की तस्वीर दिखाई जा रही है, कोशिश की जा रही है। इससे ये धारणा बनी हुई है कि भले ही उनके पास संवैधानिक अधिकार हो, लेकिन युद्ध के दौरान रोजमर्रा के फैसले वरिष्ठ अधिकारी और कमांडर ले रहे हैं, जिनमें कई आईआरजीसी से जुड़े नाम शामिल है। सर्वोच्च नेता मोस्तफा खामेनी जरूरी भूमिका में है, जिनको मजबूत और एकजुट करने वाले चेहरे के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन असल कामकाज बाकी नेताओं और सैन्य अधिकारियों के समूह के फैसलों पर टिका हुआ है। और दूसरी तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, आईआरजीसी की भूमिका इसमें क्या है और कौन कौन अब तक एलिमिनेट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स आप जरा देखिएगा, आपको समझ आएगा इसमें किस तरीके की अभी तस्वीर बनी हुई है, मौजूदा संकट में इसका महत्व कितना है। आईआरजीसी बीते दशकों में ताकतवर सैन्य, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है, लेकिन इसके जो कड़ी है, एक एक कर धीरे धीरे अभी एलिमिनेट हो रहे हैं। और ये दावे जिसमें अमेरिका बता रहा है कि टॉप लीडरशिप हम खत्म कर चुके हैं, अब आगे आने वाले समय में वहां के जो कमांडर्स है, उनकी सुरक्षा है, उसको कितना बड़ा खतरा है, अलग अलग हिस्सों में जो गहराई से जुड़े मुद्दे हैं वो किस तरीके से अभी नजर आ रहे हैं। आईआरजीसी का नेटवर्क बहुत मजबूत है। ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बगर गालिबफ, ईरान के कई टॉप नेताओं और कमांडरों के मारे जाने के बाद ईरानी संसद के स्पीकर बगर गालिबफ उन चेहरों में से एक है जिन्हें विश्व पटल पर पहचाना जाता है। वो 1994 से 2000 तक आईआरजीसी कमांडर रह चुके हैं। 2000 से 2005 तक नेशनल पुलिस चीफ भी बने। 2005 से 17 तक तेहरान के सबसे लंबे समय तक की मेयर रहे। 2020 में संसद के स्पीकर बने। उन्होंने 3 बार राष्ट्रपति चुनाव भी लड़ा है और 2005 में चौथे स्थान पर रहे थे। यानी 2013 की अब तस्वीर आपके सामने रखते हैं, दूसरे स्थान पर वो रहे। 17 में अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली, जबकि 24 के चुनाव में वो तीसरे स्थान पर रहे। और गालिबफ लंबे समय से भ्रष्टाचार के आरोप के तहत भी माने गए हैं और दुनिया भर में इसकी चर्चा थी, लेकिन अदालत में कभी साबित नहीं हो पाया। मौजूदा संकट में गालिबफ को एक मध्यस्थ के रूप में देखा जा रहा है, जो राजनीति से जुड़े लोगों, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े लोगों और सुरक्षा तंत्र के बीच
तालमेल बिठा सकते हैं, एक समन्वय फिट साबित कर सकते हैं। हमलों से पैदा हुई उथल पुथल उन्होंने कोऑर्डिनेटर की भूमिका इसमें निभाई है, चाहे वो बात इसमें डोनाल्ड ट्रंप से करने की हो, इजराइल से करने की हो, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश। राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन सरकार चलाने और रोजमर्रा का काम देखने के लिए ऑफिशियल रूप से अभी जिम्मेदार है, उनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है, लेकिन उनका रोल अब सीमित होता दिख रहा है, लिमिट हो गया है। अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद वो अंतरिम नेतृत्व की टीम का हिस्सा जरूर है, लेकिन युद्ध की स्थिति और सुरक्षा संस्थाओं का बढ़ता दबदबा चुनी हुई सरकार के असर को कम कर रहा है। नए सर्वोच्च नेता के आने के बाद सरकार की संवैधानिक अहमियत भी घट गई। बहुत लोग मानते हैं कि पेजेश्कियन की रणनीतिक फैसलों में भूमिका पहले से ही सवालों के घेरे में थी और अब वो किनारे कर दिए गए हैं। यानी आने वाले समय में इसको लेकर तस्वीर कैसी रहेगी, खासकर रक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों में उनका दखल अब फिलहाल न के बराबर है। अब बात करते हैं अब्बास अरागची की, जो कि विदेश मंत्री है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची अमेरिका और पश्चिमी देशों से बातचीत का लंबा अनुभव संभाले हुए हैं, उनके पास बड़ा एक्सपीरियंस है। वो पहले न्यूक्लियर नेगोशिएटर भी रह चुके हैं। उन्होंने हमेशा कोशिश की है कि विदेश मंत्रालय और IRGC की ताकत के बीच संतुलन बना रहे, लेकिन असली रणनीति उनके स्तर पर नहीं होती है। ये कम जो बताया जाए, ये काम जो है ईरान के सर्वोच्च सुरक्षा संस्थान जो है वो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। हमने आपको बताया कि किस तरीके से अयातुल्लाह अली खामेनेई, मोज्तबा खामेनेई और खास तौर पर इस वक्त जो तस्वीर है वो क्या बनती हुई नजर आ रही है। गुलाम हुसैन मोहसेनी EJI चीफ जस्टिस, इसके अलावा इसके साथ ही अली लारीजानी जो कि मारे जा चुके हैं, अजीज नासिर जादे ये भी रक्षा मंत्री थे, मारे जा चुके हैं, इस्माइल खातिब इंटेलिजेंस मंत्री है, ये भी मारे जा चुके हैं, और दूसरी तरफ मसूद पेजेश्कियन जो कि भी राष्ट्रपति के तौर पर ये एक बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं जो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब्बास अरागची अपने तल्ख तेवरों के साथ विदेश मंत्री के रूप में और बड़े भूमिका के रूप में वो अपनी कमान संभाले हुए हैं। दूसरी तरफ आप देखिए गुलाम रेजा सुलेमानी बसीज कमांडर ढेर हो चुके हैं। दूसरी तरफ एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, अली शमखानी ये सचिव थे रक्षा परिषद के, जो भी मारे जा चुके हैं। इस लीडरशिप में देखिए मोहम्मद पाकपोर कमांडर चीफ IRGC के, इनका भी खात्मा हो चुका है। अब्दुल रहीम मुसावी चीफ ऑफ स्टाफ आर्म्ड फोर्स के, ये भी इसमें एलिमिनेट हो चुके हैं। यानी कि पूरी की पूरी टॉप लीडरशिप जो है उसका खात्मा किया जा चुका है और अभी बचे जो है उनको लेकर के भी प्लानिंग चल रही है। अब जल्दी से आपको बता देते हैं अहमद रजा रदान के बारे में, पुलिस चीफ, इनको लेकर के भी जानकारी मिल रही है, और खास तौर पर इस्माइल कानी कमांडर कुद्स फोर्स के, और इन तमाम जो चेहरे हैं इनके पीछे बड़ी रणनीति जो है ये दिखाने की है, ये कोशिश करने की है कि अभी स्थिति जो है, अभी जो हालात बने हुए हैं, ईरान अगर इसमें बैक इन पिक्चर आता है तो वो तमाम जो लीडर्स है वो क्या कमान संभाल सकते हैं, जिसमें नंबर 1 वहां के राष्ट्रपति, उसके बाद रक्षा मंत्री और गालिबफ जो कि स्पीकर है, जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं, वो क्या तस्वीर दिखा सकते हैं। एक बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में IDF को बड़ा झटका मिला है। हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 4 सैनिकों की मौत हो गई है, और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, जहां लगातार प्रॉक्सीज पर निशाना साधा जा रहा है। दक्षिणी लेबनान में IDF को बड़ा झटका, हिजबुल्लाह के साथ झड़प में 4 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बैक टू बैक ऐसा ही फायर ईरान द्वारा किया जा रहा है और इसमें खास तौर पर IDF को इसका दंश जो है झेलना पड़ रहा है। दक्षिणी लेबनान में IDF को झटका मिला है। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, एक और बड़ी जानकारी आपके सामने रख देते हैं, ईरान का सऊदी पर बड़ा हमला सामने आया है। ईरान का सऊदी पर यह अटैक क्या दिखाता है और सऊदी पर यह हमला किस मंशा के तहत किया गया। सऊदी में आप बताया जा रहा है कि अल खारज प्रांत में यह अटैक हुआ है और घरों पर ड्रोन का मलबा गिरता हुआ भी देखा गया है। तस्वीरें इसकी सामने आई है और खास तौर पर यह बताया जा रहा है कि सऊदी के अल खारज प्रांत में जो यह अटैक हुआ है, यह भी सटीक स्ट्रेटेजाइज्ड
ये अटैक था, जिसमें ये तस्वीर पेश करने की कोशिश की गई। अब देखिए तस्वीर आपके सामने रख देते हैं। ये जो पूरी तस्वीर आपको नजर आ रही होगी आसमान में, इसकी जो झलक है वो कैसी देखी गई। सऊदी का अल खारज प्रांत ये बताया जा रहा है, जो कि क्रूशल है, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा ये सड़क, यहाँ से लोगों का आवागमन भी हो रहा है, सिविल लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। और ये अटैक इस जगह पर करना, यहाँ पर होना किस तरीके से इंपॉर्टेंट हो जाता है। आईडीएफ को यहाँ पर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आया। 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर है। आप देखिए यहाँ पर कैसे इसको कहा जा रहा है इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन फेल हो गया, विफल हो गया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।